हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकोनॉमिक साइंस एकेडमी। माई सेल्फ गणेश कुमावत। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो 2025-26 के लिए बजट आया है उसके बारे में। हम इसका कुछ विश्लेषण करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि इस बजट के अंदर क्या है और इस बजट ने इतनी ज़्यादा क्यों सुर्खियाँ बटोरी। और बजट हर बार हमें कहीं न कहीं बहुत सारे अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पे हमें देखने को मिलता है कि बजट आने से पहले और बजट आने के बाद में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे डिस्कशन होते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है जो उस बजट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और बहुत सारे लोगों को ये आशा भी होती है कि बजट हमारे लिए कुछ खास लेकर आएगा। मतलब एक तरीके से लोगों को बहुत ज़्यादा, पूरे सिटीजन्स को उससे एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदें होती हैं। तो इस बार भी बजट से बहुत सारे लोगों को उम्मीदें भी थी और हालांकि सरकार ने उसके अकॉर्डिंग अपना बजट भी प्रस्तुत किया। तो इससे बहुत सारी कैटेगरीज है जो जुड़ी हुई हैं, जैसे बिजनेस क्लास हैं, बिजनेस कैटेगरी के लोग हैं, यूथ हैं, वुमेन्स हैं, फार्मर्स हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्टली है जो इससे इंटरेक्ट करते हैं या फिर इनडायरेक्टली इससे इंटरेक्ट करते हैं कि बजट उनके लिए है जो किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है और उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस है जो बजट के अंदर है, उसको लेकर लोग डिस्कस करते हैं। और दूसरी तरफ बजट, हम जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो बजट से संबंधित एकेडमिक्स वर्क है जो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और उस एकेडमिक्स को कंप्लीट करके और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हम फाइट करते हैं, जिससे कि हम अच्छा आउटकम दे सके और एक ढंग की जॉब की तलाश कर सके और ढंग की जॉब ज्वाइन कर सके। तो आज भी बजट को हम एनालाइज करेंगे, लेकिन इस लेक्चर के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसके बाद में हम बजट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पार्ट के अंदर हम बजट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने देखा बजट के अंदर 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं है, मतलब जीरो टैक्सेस हैं उसके ऊपर। और उसके बाद में भी कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप भी लिया है और जाहिर सी बात है कि सरकार को दूसरी तरफ ये भी चिंता रहती है कि सरकार का राजस्व या रेवेन्यू है जो कम हो जाता है। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया, ये स्टेप क्यों लिया गया है और इसके अलावा सरकार को एक ठोस कदम उठाने की भी ज़रूरत थी, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? मतलब कि सरकार के सामने ऐसी क्या चुनौतियां थी जिसकी वजह से सरकार ने है जो इस तरीके के स्टेप लिए। और अभी भी वो सरकार के सामने वो चुनौतियां बनी हुई हैं। बजट प्रेजेंट हो चुका है पार्लियामेंट के अंदर और अब ये उसका अभी भी एक तरीके से बजट का ये डेवलपिंग पीरियड है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर होना बाकी है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, डे बाय डे है जो इस पर डिस्कशन होता है, गवर्नमेंट है जो इस पर स्टेप्स लेती हैं, पार्लियामेंट के अंदर जब इस पर डिस्कस होता है, तब धीरे धीरे जाके चीज़ें हैं जो स्मूथली वर्क करने लगती हैं। लेकिन बजट प्रेजेंट करने के साथ साथ में सरकार के सामने ये चुनौतियां थी। उन चुनौतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये बजट है जो इफ़ेक्टिव हो सकता है, या फिर जो हमारे प्रीवियस या फिर हमारी जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया की, वो किस तरीके की है और उसको रिवाइव करने के लिए क्या ये बजट सफिशिएंट है या फिर नहीं है, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं बजट के कुछ चैलेंजेस। मतलब कि एक तरीके से ये सरकार के सामने चुनौतियां होती हैं, मतलब एक तरीके से बहुत कठिन चुनौतियां होती हैं। और इन कठिन चुनौतियों से कैसे उबरा जाए,
उसके लिए सरकार ने प्रयास किया है बजट प्रस्तुत करके। लेकिन फिर भी हम इन चुनौतियों के बारे में, इन चैलेंजेस, जो फॉर्मिडेबल चैलेंजेस हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्ट्रक्चरल द रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। मतलब जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैं, गवर्नमेंट ने बिजनेस को इजी करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक तरीके से डिमोनेटाइजेशन भी किया। इसके पीछे भी बहुत अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे। और उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट टैक्स को डिडक्ट किया। ये भी एक मेजर स्टेप्स था। और इसके पीछे गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था कि नई जॉब्स क्रिएट होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एक तरीके से इकोनॉमी के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इस तरीके से सरकार ने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के स्टेप लिए। और वो भी एक तरीके से ये चैलेंजेस हैं सरकार के सामने, क्योंकि ये जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, ये आर्थिक विकास के अंदर कहीं न कहीं एक चुनौती का काम करते हैं। और उस चुनौती से पार पाना या फिर उस चुनौती को, चैलेंजेस से ओवरकम करना है जो, उसमें बहुत बड़ा समय लगता है। दूसरा, सरकार के सामने ये चुनौती है कि निरंतर बिफोर कोविड-19 पेंडेमिक सरकार के सामने पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिक्लाइन होने का बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं इस पर निर्भर करती है कि हमारा पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का स्टेटस क्या है। और पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या फिर घटेगा, या फिर अभी उसका क्या स्टेटस है कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम होगा तो डेफिनेटली पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर एग्रीगेट डिमांड है जो डिक्रीज होगी। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, जो अभी तक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, जॉब्स क्रिएशन है, वो बहुत ही पुअर है। और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये जुड़कर सरकार के सामने एक आर्थिक चुनौती पैदा करते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे सामने ये जो चुनौतियां हैं, ये आर्थिक विकास को कहीं ना कहीं बाधित भी कर रहे हैं। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे संरचनात्मक सुधार में क्या क्या शामिल कर सकते हैं हम, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो संरचनात्मक सुधार के अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट ने 2017 के अंदर, 2017 के अंदर सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, जीएसटी इम्प्लीमेंट किया। और इसके पीछे सरकार का इरादा ये था, इंटेंशन ये था कि वो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करने के साथ साथ में उसको यूनिफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी। और इसको किया भी। तो सरकार ने जब बड़ी संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित या संरचनात्मक सुधार से संबंधित जब सरकारों द्वारा बड़े स्टेप्स लिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डगमगाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ में दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब सरकार बिजनेस करने वाली कम्युनिटी की आसानी के लिए सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इंट्रोड्यूस किया, मतलब भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड लागू किया। और ये भी एक अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और उसके साथ साथ में सरकार ने जो कॉरपोरेट की टैक्सेस को कम किया, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हम अगर कहें तो ये जो संरचनात्मक सुधार हैं या फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, इन्होंने सरकार के सामने है जो एक आर्थिक चुनौती पेश की है। ठीक है। तो इसलिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अपने आप में एक फॉर्मिडेबल चैलेंज है, कठिन चुनौती है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें तो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की है। और पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जब कम होता है
तो इसका सीधा इंडिकेशन, इकोनॉमिक इंडिकेशन ये होता है, मतलब एक तरीके से वो इस और संकेत करता है कि बाज़ारों के अंदर है जो मांग गिरने वाली है। और जब मांग गिरती है तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली इसका असर है जो हमें उत्पादन पर देखने को मिल सकता है, प्रोडक्शन पर देखने को मिल सकता है। और जब डिमांड नहीं होगी तो प्रोड्यूसर्स के पास में जो स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स हैं जो इंक्रीज हो जाएंगे, और प्रोड्यूसर न्यू कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और न्यू कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज होगा, और एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होने से लोगों की वेजेस कम हो जाती हैं। और जब उनके पास में सफिशिएंट इनकम नहीं होगी तो वो मार्केट से कुछ भी परचेज नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से और डिमांड कम हो जाएगी। तो ये जो साइकिल चलेगा, ये लो कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वजह से ये साइकिल है जो इकोनॉमी को डिप्रेशन में डाल सकता है, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन ला सकता है। लेकिन हमने देखा है कि अलग अलग रिपोर्ट्स के अंदर, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर सरकार खुद सर्वे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सर्वेज करवाती हैं। तो उसमें सरकार ने खुद ने रिपोर्ट दी है कि हमारा जो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो निचले स्तर पर है, मतलब कि डिक्रीज हो रहा है। जो एक तरीके से हम कहें कि ये हमारे लिए एक चिंता की बात है कि हमारे बाजार के अंदर नए उत्पादों की, या फिर कहें कि उत्पादों की मांग ही नहीं हो रही है। दूसरा चैलेंज हमारे सामने ये है, जो आरबीआई ने डेटा दिया और उसके बारे में है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, अवगत करवाया कि हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं वो हाउस होल्ड्स है जो एक डेट की सिचुएशन में है, मतलब बहुत ज़्यादा डेट से दबे हुए हैं। क्योंकि हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं, या फिर कहें कि हम पर्सनल इनकम की बात करें तो पर्सनल इनकम है जो एक तो लो है, दूसरी स्टेगनेंट है, मतलब कम भी है और बढ़ भी नहीं रही है। तो इस वजह से पूरे देश के अंदर ऋणग्रस्तता की स्थिति बन रही है, मतलब कि हर कोई है जो डेब्ट में। क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले है जो आरबीआई ने ये डेटा रिलीज़ किया, और क्रेडिट कार्ड पर डिपेंडेंसी और वापस रीपे करने का चैलेंज, ये इस तरीके से रिपोर्ट्स आती हैं। तो वो हमें एक आर्थिक चिंता उत्पन्न करवाने में सहायक होती हैं। तो आरबीआई ने ये डेटा दिया कि हमारा जो डेट स्ट्रक्चर है उसमें पर्सनल लोन, एग्रीकल्चर लोन और होम लोन, ये तीनों ही कैटेगरी है जो एक तरीके से हाउस होल्ड डेट में आती है। और हाउस होल्ड डेट है जो हमारा ऑल टाइम हाई है, मतलब कि अपने ये पीक पर पहुंच चुका है। जो फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर आरबीआई ने डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग 41% है जो ये हाउस होल्ड डेट है। तो इसलिए ये चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम डेट लेकर कंजप्शन एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि डेट को हमेशा रीपे करना होता है, और जब लोगों के पास में इनकम नहीं होगी तो वो रीपे करने में भी एबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ये भी एक प्रॉब्लम है। और इसके अतिरिक्त जब हम आगे बात करें तो उसमें हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है जॉब क्रिएशन का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर काफ़ी बातें बताई जा रही हैं, और काफ़ी रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट के सर्वेज आ रहे हैं, और उसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी जॉब्स हैं जो क्रिएटेड हुई हैं, बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पैदा हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है वो एम्प्लॉयमेंट है जो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में जनरेट हुआ है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि किसी ने खुद से अपना रोज़गार है जो तलाश करके या अपना रोज़गार बनाया है। तो इस कैटेगरी के अंदर, और इसमें भी वहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लिखा गया है कि जो स्पेशली वुमेंस का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो
यहाँ पर कुछ हद तक एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, लेकिन इस एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ में हमने देखा है कि इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ा है, इन्फ्लेशन भी बहुत इंक्रीज हुआ है। जब एक तरफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा है जो हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली जब महंगाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो हमारी रियल वेज, वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करती है। और हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो आर्थिक समीक्षा बजट से एक दिन पहले है, जो पार्लियामेंट के अंदर रखी जाती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं, प्रेजेंट की जाती हैं, उसमें बताया गया है कि हमारी जो रियल वेजेस हैं वो रियल वेजेस 2017-18 के लेवल से कम हैं। तो इसका मतलब हम यही समझें कि 2017-18 के कंपैरिजन में अभी हमारी जो वास्तविक आय है या वास्तविक जो मजदूरी है, वो वास्तविक मजदूरी उस 17-18 के लेवल से कम है। मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ में मुद्रास्फीति बहुत तेज़ गति से बढ़ी, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ बढ़ा, और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हमारी रियल वेजेस है जो कम होती हैं। ठीक, ये भी एक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। दूसरा, सरकार ने जो अपनी पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस्ड रखी, और इसके पीछे रीज़न यही है कि सरकार है जो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंस करके और बिजनेस कम्युनिटी या प्रोडक्शन हाउसेस को ज़्यादा इंसेंटिवाइज करके वो प्रोडक्शन को एनहांस करना चाहती थी, नई इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती थी, और उसके साथ साथ में कि नया इन्वेस्टमेंट होगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इस वजह से सरकार ने ज़्यादातर जो ज़्यादा अटेंशन है जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स को दिया, और कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स जहाँ पर, मतलब एक ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर कैपिटल का लेबर के कंपैरिजन में ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब मोस्टली इंडस्ट्रीज रन बाय कैपिटल अलोन। कुछ हद तक वहाँ पर लेबर्स काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जो कैपिटल की होती है, मशीनों की होती हैं। तो उसकी वजह से जॉब क्रिएशन बहुत पुअर रहा, मतलब जॉब्स बहुत कम क्रिएट हुई। और दूसरी तरफ जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल है, माइनिंग है, तो ऐसे सेक्टर्स जिसमें लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, श्रमिकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे सेक्टर्स पर कम ध्यान दिया गया, जो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले सेक्टर्स हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमें जॉब क्रिएशन में कमी देखने को मिली, या फिर कहें कि नई जॉब्स क्रिएट नहीं हुई। इसके अतिरिक्त कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जिसको सरकार ने सब्सिडीज प्रोवाइड की, मतलब उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए हैवी सब्सिडी दी गई उनको। और ये किसके थ्रू दिया गया? आपने सुना होगा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो सरकार ने इसको लॉन्च किया था ताकि एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्शन दोनों इंक्रीज हो सके। तो इस स्कीम के थ्रू सरकार ने सब्सिडीज दी ताकि ये कंपनीज है जो प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर एंटर करे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगी और लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। तो इस इंटेंस के साथ में सरकार ने इन बड़ी बड़ी कंपनीज को सब्सिडीज दी और इस स्कीम के थ्रू सब्सिडीज प्रोवाइड की। लेकिन आगे सरकार ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, और इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया। लेकिन हमारे सामने समस्या ये थी कि मार्केट के अंदर कंज्यूमर डिमांड कम हो रही है, तो वो एक तरीके से हमारा डिमांड साइड प्रॉब्लम है, और सरकार ने उसके सॉल्यूशन के लिए, मतलब ये भी एक तरीका था कि सरकार मार्केट के अंदर कंज्यूमर डिमांड बढ़ाना चाहती थी, और कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, और वो सॉल्यूशन सप्लाई साइड सॉल्यूशन था कि सरकार ने एक तरीके से जो कॉरपोरेट टैक्सेस हैं, वो कॉरपोरेट टैक्स है जो
कम करके, टैक्स को कम करके सरकार है जो इस कंज्यूमर डिमांड को इंक्रीज़ करना चाहती थी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करना चाहती थी। तो ये बेसिकली एक तरीके से डिमांड साइड प्रॉब्लम के लिए सप्लाई साइड सॉल्यूशन हो गया, जो इतना इफ़ेक्टिव नहीं हुआ और फिर भी हमारी जॉब्स नहीं बढ़ी। और हमारी जो 2019 के बाद में हमारी जो एवरेजली जो इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट है, वो एवरेजली ग्रोथ रेट है जो 5% से नीचे है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इतने स्टेप्स लेने के बाद में, मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के बाद में, ज़रूरी था कि मार्केट के अंदर कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़े, पर्सनल कंजप्शन बढ़े। और पर्सनल कंजप्शन को बढ़ाने के लिए ये भी ज़रूरी था कि सरकार इनकम टैक्स की रेट्स को रिवाइज़ करे, इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं उनको रिवाइज़ करे। और सरकार ने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। तो इससे सरकार को ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट के अंदर, मतलब कि हमारी जो टोटल जीडीपी है 324 लाख करोड़ की है, और उसके सामने सरकार जो टैक्स के अंदर छूट दी है उससे 1 लाख करोड़ रुपए, ऐसा सरकार का अनुमान है कि 1 लाख करोड़ रुपए है जो इकोनॉमी के अंदर थ्रू द कंज्यूमर स्पेंडिंग है जो मार्केट के अंदर आएंगे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ेगी। ये ऐसी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है और ऐसा गवर्नमेंट का पीछे इंटेंस है। और दूसरा है कि गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ किया था। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत स्पीडली, मतलब हिस्टोरिकली हाई किया था इसको। तो मतलब वो सरकार वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके ये चाहती थी कि वो बिजनेस सेक्टर्स के पास में वो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हो जो उनको प्रोडक्शन करने में रिक्वायर्ड हो, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस तरीके से स्टेप्स लिए। इसके अतिरिक्त जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड है जो पहले से ही कम थी, और कंज्यूमर डिमांड पहले से ही कम होने की वजह से कोई भी प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट फर्म है जो मार्केट में एंटर करके नई इन्वेस्टमेंट के लिए राजी नहीं हो रही थी। और उसके पीछे बेसिक रीज़न यही है कि मार्केट के अंदर जो उनके प्रोडक्ट हैं उसकी डिमांड ही नहीं हो रही है। तो डिमांड नहीं होगी तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इनके सामने ये समस्या थी कि ये किसी भी न्यू कैपेसिटीज़ के अंदर ये इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। रीज़न इज़ दैट द वीक कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर डिमांड कम होने की वजह से इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि जब इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट नहीं होगी, मतलब एक तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे निजी क्षेत्र ने इस निवेश के प्रति है जो एक तो उदासीनता दिखाई, और इसी का नतीजा ये हुआ कि भारत की जीडीपी 2019 सालाना औसतन 5% से भी कम दर से बढ़ रही है। तो इसके लिए ज़रूरी था कि इतना बड़ा स्टेप उठाए, और जो मिडिल क्लास के लिए जो अलग अलग स्लैब्स, इनकम टैक्स स्लैब्स को रिवाइज किया गया, और 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया, ये ज़रूरी था। क्योंकि जब तक कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं इंक्रीज होगा, इकोनॉमी के अंदर जो रिवाइवल साइकिल है वो स्टार्ट नहीं होगा। और वर्चुअस साइकिल है जो इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसको स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों के हाथों में पैसा हो, और पैसा होगा तो डेफिनेटली वो मार्केट में जाकर कमोडिटीज़ की डिमांड करेंगे, और कमोडिटीज़ की डिमांड होगी तो डेफिनेटली बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू प्रोड्यूस समथिंग। और इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर ये वर्चुअस साइकिल है जो स्टार्ट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो हमने यहाँ पर सरकार के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे उसको डिस्कस किया।
अब हम आगे है जो अपनी बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये थोड़े से चैलेंजेस थे और ज़रूरी भी हैं। मतलब जो मान लीजिए कि कोई मेंस एग्ज़ाम लिख रहा है, मतलब मेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और उसके अलावा ये अपने नॉलेज के लिए भी ठीक है। कहीं किसी का इंटरव्यू है तो वहाँ पर भी आप ये रीजंस है जो गिना सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी कुछ रीजंस है। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस है, लेकिन कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स थे जिसको सामने लाना बहुत ज़रूरी था। और ज़रूरी इसलिए था ताकि हम जो हमारे बजट को समझने में ईजी हो हमें, तो हम अपने चैलेंजेस को भी ध्यान में रखें और उसके साथ साथ नई जो प्रोविजंस हैं उस प्रोविजंस के साथ में काम करें, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल है जो कैसे बढ़ सके, उसको लेकर है जो हम बात करें। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बजट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।